हेलो एंड वेलकम। आप लोगों का स्वागत है द ओलंपिक स्टोरी पावर्ड बाय स्पोर्ट्स अड्डा में। और आज हम अपनी कहानी का पन्ना मोड़ते हैं एक ऐसे खेल पे जिसने हमारे को विराट चैंपियंस दिए। मैं बात कर रहा हूँ तीरंदाजी, आर्चरी। एंड ऑफ कोर्स इन खिलाड़ियों ने जैसे कि लिम्बा राम, दोला बैनर्जी, जयंत तलुकदार, दीपिका कुमारी, अतानु दास ने बार बार लगातार साबित किया है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि ये दुनिया में अव्वल नंबर पे हैं। बहुत से मेडल्स जीत के एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन चैंपियनशिप्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, वर्ल्ड कप फाइनल्स में। मगर अफसोस ओलंपिक गेम्स में हम आज तक अपनी साख नहीं बिठा पाए। मगर जैसे हम कहते हैं और बार बार कहते हैं कि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो क्या शायद इस बार टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में हम इतिहास रच पाएंगे? क्या हम कहानी में वो रंगीन ट्विस्ट लेके आ पाएंगे? इसके बारे में चर्चा कर रही हैं हमारे साथ एक ऐसी वरिष्ठ खिलाड़ी, अर्जुना अवॉर्डी, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया 20 साल तक, 50 से ज्यादा कॉम्पिटिशंस खेले और हर जगह खेले। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2 बारी ओलंपिक्स खेली, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली, वर्ल्ड कप फाइनल्स खेली और लिस्ट बहुत लंबी है। तो उसके लिए हमारे को एक नया शो करना पड़ेगा। तो ज्यादा समय जाया करने से पहले अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं और कोशिश करता हूं ये कहने की, अचन्न जो धोनु धोनु दोला बैनर्जी उपस्थित न करछी महिला ओ जेंटलमैन। सॉरी दोला मैम, मेरी कोशिश जारी थी बंगाली में आपको इंट्रोड्यूस करने की। मैं ये सिर्फ कहना चाहता था, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू द अमेजिंग आर्चर दोला बैनर्जी। तो आप मुझे अब बंगाली में अब आप मुझे फेल कर देंगे, वो मुझे पता है। नहीं, मगर फेल कुछ फेल नहीं है। आप कोशिश किए, बहुत बड़ी बात है। कोशिश करना ही चाहिए हर चीज। आप जैसी हस्ती से अगर मुझे ये बोला जाएगा तो मैं आई विल डेफिनेटली टेक अ बाउ एंड एन एरो। तो ऑफ कोर्स आगे बढ़ते हैं दोला मैम। दोला मैम, शुरुआत करते हैं कि आपने 16 साल की उम्र से रिप्रेजेंट करना शुरू किया इंडिया को। वर्ल्ड चैंपियन आप बने 2007 में। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आपने आर्चरी शुरू की, तीरंदाजी जब आपने शुरू की, तब से लेकर अब तक क्या चेंजेस हुए जिसकी वजह से हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत से खिलाड़ियों को दे पाए? पहले हम उतने सारे वर्ल्ड चैंपियंस नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे, आप थे और बहुत सारे और नहीं थे। मगर अब क्या हो रहा है कि बार बार 2018 में, 2019 में बहुत से तीरंदाज सामने उभर के आए। क्या बदलाव आया? हाँ, देखिए, जब मैं शुरू किया, फिर भी मैं बोलूंगी मुझे थोड़ा बहुत फैसिलिटी मिला, लेकिन मेरे से भी जो सीनियर जो लोग थे उस टाइम में इतना ज्यादा फैसिलिटी था नहीं। कोई साल में हम लोग का जो भी टूर्नामेंट का एक्सपोजर होता है, एक्सपोजर एकदम ही नहीं था। उसमें मतलब एक क्वालिफाइंग स्कोर रखा जाता था। अगर उस स्कोर कोई क्रॉस करे तो उनको शायद इंडिविजुअली उनको भेजा जाता था। इसलिए एक्सपीरियंस कम होता था प्लेयर का। टेक्निकली उतना अच्छा शूटिंग नहीं होता था। उसके बाद आपका जो इक्विपमेंट्स था, इक्विपमेंट्स भी हम लोग का क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट्स भी उतना अप टू डेट नहीं था, क्योंकि इतना कॉस्टली था। उस टाइम में गवर्नमेंट का सपोर्ट भी काफी कम था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं बोलूंगी, जो मतलब इंडियन टीम का जो रिजल्ट जो चेंज होना शुरू किया, जो इंक्रीज हुआ स्कोर सबका, वो 2001 से धीरे धीरे सब कुछ चेंज हुआ। उस टाइम पे हम लोग का इंडिया में कोरियन कोच आना शुरू किया, क्योंकि आपको पता होगा वर्ल्ड लेवल पे कोरिया पूरा नंबर 1 है। अभी भी आप ओलंपिक में रिजल्ट देखेंगे तो कोरिया ही टॉप में है। तो वो लोग कोच आने से हम लोग का बहुत कुछ चेंजेस आया। प्रैक्टिस शेड्यूल में चेंज हुआ, हम लोग का टेक्निकली बहुत, हम लोग टेक्निक पे ध्यान दिए, टेक्निक में बहुत सारा चेंजेस आया। उसके बाद गवर्नमेंट भी धीरे धीरे सपोर्ट करने लगा, इक्विपमेंट का सपोर्ट, क्योंकि इतना कॉस्टली है और सभी उतना रिच फैमिली से बिलोंग करते नहीं है आर्चरी में, तो सबके लिए उतना महंगा बो खरीदना काफी दिक्कत था। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट आने से धीरे धीरे इक्विपमेंट का सपोर्ट मिलने लगा, क्योंकि हम लोग का तो उतना ज्यादा स्पॉन्सर नहीं होता इस गेम में। तो स्पॉन्सर से कोई मतलब वो खरीद लेगा ऐसे भी नहीं होता। नौकरी भी काफी कम था, जॉब
का फैसिलिटी था ही नहीं, किसी को जॉब उस टाइम में सीनियर देखा जाए तो गीला चूल्हा प्लेयर को ही जॉब मिला है, मैक्सिमम प्लेयर को जॉब मिला नहीं है। तो जी। एक इंटरेस्ट होता है ना, जो मैं कुछ करूंगी तो मुझे ये चीज मिलेगा या मुझे इतना कैश अवार्ड मिलेगा, जो अभी धीरे 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 जो चीज अभी आने लगा है उससे आपको मतलब अभी ओलंपिक मेडल में करोड़ों रुपया का एनर्जी, उस टाइम में तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। मतलब कहीं से अगर 10,000 5,000 मिल जाए वही सबसे बड़ी बात होता था, जाने प्राइज मनी में 5,000 रुपीज बोला है, 5,000 देना। तो एक्चुअली डोला मैम, जो जैसे आपने बहुत अच्छी तरह समझाया इन टर्म्स ऑफ कि एक प्रोत्साहन मिलने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, लोगों का शायद रुझान आर्चरी की तरफ आने लगा, जिससे ये सारी मोटिवेशन मिली है प्लेयर्स को, और बहुत अच्छी बात है। सच बताऊं तो बहुत अच्छी बात है कि इस हिसाब से अब प्लेयर्स को फायदा होने लग गया है, और उस वजह से प्लेयर अपनी तरफ से भी पूरी पूरी कोशिश करके आगे बढ़ता है। तो वेल, आगे अगर हम बात करें डोला मैम, इस बारी जैसे जो इवेंट्स हैं तीरंदाजी में, जो इवेंट्स हमारे को देखने को मिलेंगे, उनकी लिस्ट है। ऑफ कोर्स हमारे मेंस इंडिविजुअल इवेंट है, और फिर हमारा विमेंस का इंडिविजुअल इवेंट है, मेंस का टीम इवेंट है, विमेंस टीम इवेंट है, और मिक्स टीम इवेंट है। तो अगर हम इवेंट्स की बात करें, एक अनफॉर्चुनेट सी बात कल हुई कि हमारा मिक्स टीम इवेंट में हम क्वार्टर फाइनल में हार गए, मगर ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही दीपिका कुमारी जी की। मगर क्या क्या आपको लगा कि कुछ कहाँ पे चूक सी हो गई थोड़ी सी, कि हम उसमें आगे बढ़ नहीं पाए, क्योंकि तब तक वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मिक्स टीम में हम लोग का परफॉर्मेंस उतना अच्छा, मतलब आप बोले अच्छा, बट स्कोर का अच्छा नहीं रहा हम लोग का। करेक्ट। क्योंकि जो क्वार्टर फाइनल में भी हम लोग जो स्कोर किए उसमें भी उतना अच्छा नहीं था। तो फिर जब क्वार्टर फाइनल हम लोग क्वालिफाई कर लिए थे, लेकिन जब हम लोग जब क्वार्टर फाइनल में जब हम लोग आए, तो क्वार्टर फाइनल में उतना स्कोर हम लोग का जो होना चाहिए था, जो हम लोग का कोरिया के साथ हम लोग का मैच था, तो कोरिया भी हमें काफी चांस दिया था, तो हम अगर उसको यूटिलाइज करते ठीक ठाक से, तो हमें लग रहा था फिर हम उसको मतलब शायद बीट भी कर सकते थे, लेकिन वो मौके का फायदा हम लोग उतना अच्छा से ले नहीं पाए। तो लेकिन उसका नेक्स्ट मैच कोरिया काफी ज्यादा अच्छा स्कोर मारा था, जिस हिसाब से इंडिया टीम के साथ जो स्कोर था वो स्कोर उतना अच्छा नहीं था। तो जस्ट हम लोग दीपिका को और थोड़ा सा बेटर करना चाहिए था उस जगह पर, क्योंकि दीपिका सीनियर प्लेयर थी, परवीन उससे काफी जूनियर है, फर्स्ट ओलंपिक है उसका। तो जो भी है, शायद लक भी नहीं था हम लोग का, हर बार सिर्फ ओलंपिक जाके ही हम लोग अनलकी साबित हो जाते हैं कि लक नहीं, सब फॉर्म में रहते हुए भी इन वक्त पे जाके हम लोग मान नहीं पाते। आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि मैं वहीं पे आपका ध्यान लाना चाह रहा था कि अगर हम ओलंपिक से थोड़ी पहले की बात करें, जो वर्ल्ड कप रहा हमारा, कमाल का वर्ल्ड कप रहा। हम 8 मेडल जीते, 7 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज। अगर हम उसकी टैली की बात करें, तो 1 गोल्ड अतानु दास का था, जो ये पहली बार जीते थे अतानु दास। उसके बाद 2 गोल्ड जीती विमेंस टीम, 3 गोल्ड जीती दीपिका कुमारी जो सीनियर प्लेयर हैं, 1 ब्रॉन्ज मिक्स टीम और 1 गोल्ड अभिषेक वर्मा। तो मेरा वही आपसे पॉइंट है डोला मैम, अभी आगे भी हम डेफिनेटली चीयर कर सकते हैं दीपिका के लिए, उनके इंडिविजुअल इवेंट के लिए, बिकॉज दीपिका वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड नंबर 1 है। अब वो इंडिविजुअल टूर्नामेंट, मतलब इंडिविजुअल खेल के लिए उतर रही हैं मैदान में। तो अगर आप कुछ इस पॉइंट पे कहना चाहेंगी कि उनके लिए क्या पॉइंट होगा, बिकॉज आप 2 ओलंपिक्स खेल चुकी हैं डोला मैम, एंड वो एक ऐसा पॉइंट आता है हर खिलाड़ी के दिमाग में, जहां शायद मुझे लगता है कि मानसिकता बहुत जरूरी चीज है आर्चरी में, कि एक पॉजिटिव फोकस और मानसिक। आप एकदम सही बात बोले, मतलब मेंटल स्ट्रेंथ काफी इम्पोर्टेंट है। आप अगर कल मैच देखे होंगे तो देख पाएंगे जो अल्टरनेटिव शूटिंग हमारा कैसे होता है, जहाँ पर आपका स्कोर का अनाउंसमेंट होता है, आपको स्क्रीन में स्कोर दिखाई दे रहा है, आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है एरो शूट करने का। मतलब ये सब आपको सब कुछ यूज टू हो जाना पड़ता है, जो हम लोग प्रैक्टिस में करते हैं। बट
जब हम लोग टूर्नामेंट जाते हैं तो ऑल्टरनेटिव शूटिंग वाला हम लोग का हर टाइम इंडिया में ऐसे टूर्नामेंट नहीं होता है। तो उसका सब कुछ आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है, उसके साथ साथ आपको सोचना पड़ता है मैं लीड में हूँ तो लीड को कैसे कंटिन्यू रखूँ, या मैं पीछे में हूँ तो मैं कैसे रिकवर करके आगे जाके फिर लीड में आ जाऊँ। तो ये सब कुछ उसको तो मेंटल स्ट्रेंथ काफी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद साथ में फिर हम लोग का आउटडोर गेम है तो विंड काफी मायने रखते हैं, तो हमें उसके साथ साथ विंड का भी एक जांच करना पड़ता है, कितना स्पीड में आ रहा है, कितना एम ऑफ करना पड़ेगा तब मेरा एरो येलो में जाएगा। आपको आप देखे होंगे अगर तो देख पाएंगे काफी बीच में जो प्लेयर लोग लेफ्ट साइड में काफी एरो चल जा रहा था ब्लू में या रेड 7-8 में, उस टाइम में ऐसे स्ट्रॉन्ग विंड आ रहा था जो वो लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो ये सब प्रॉब्लम उसके साथ ही हम लोग का उस टाइम के अंदर ही हमें कैलकुलेट करके एरो शूट करना पड़ता है। तो और जो हम लोग का मेनली अभी दीपिका का इंडिविजुअल है, मतलब चांस इंडिविजुअल में भी है, लेकिन टीम में क्या होता है हमारा सिर्फ 16 टीम आपका मिक्स टीम में क्वालिफाई किया था और आपका मेंस में आपका 12 टीम क्वालिफाई किया है और इंडिविजुअल में 64 प्लेयर्स क्वालिफाई करता है। तो आपका नॉकआउट मैच 64 प्लेयर थे, उसके बाद 64 से 32 फिर 16 फिर 8 फिर सेमीफाइनल फिर गोल्ड मेडल ब्रोंज मेडल मैच, मतलब इतना स्टेप खेल के आपको आना पड़ेगा मेडल में। और यहाँ आपको अगर एक मैच जीत जाते आप क्वार्टर फाइनल, सेकंड मैच जीत जाएंगे तो आप सेमीफाइनल, तो वही होता है। तो इजी होता है मेडल टीम में जीतना, काफी ज्यादा मतलब एक इजी होता है क्योंकि एक में इंडिविजुअल में काफी मैचेस के बाद काफी ज्यादा चुनौती है इंडिविजुअल में। जैसे अब दीपिका उतर रही हैं विमेंस रिकर्व इंडिविजुअल में, मेंस के रिकर्व में है हमारे तरुणदीप राय, अतानु दास और प्रवीण यादव। तो उनके लिए शायद चुनौती ज्यादा है क्योंकि शेयर जो नंबर है खिलाड़ियों का, जैसे आपने अभी बताया डोला मैम के, काफी ज्यादा है। तो मगर ऑफ कोर्स इस बारी एक और चीज भी है कि मेंस टीम का भी अभी है बाकी सिचुएशन, तो वहाँ पे भी जैसे आपने कहा कि अगर सब लोग फोकस करके एक तरीके से अपने निशाने को बिठाएं तो हो सकता है कि हम इतिहास इस बारी कर लें। मगर अगर कर ही सकते हैं ऐसे, हार्ड ओलंपिक में आप देखिएगा कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है जो हम लोग कभी सोच नहीं पाते हैं, तो होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, हमें होप रखना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग होप रखेंगे तभी वो लोग जाके कुछ कर पाएगा। उम्मीद पे ही जिंदगी कायम है डोला मैम। मगर अगर हम मेंस टीम की बात करें डोला मैम, इस बारी ऑफ कोर्स उस पे एक बारी टिप्पणी करने से पहले एक छोटा सा सवाल मैं ये जरूर पूछना चाह रहा था आपसे कि इस बारी विमेंस टीम पूरी की पूरी, दीपिका भी कह रही थी कि वो उनको अच्छा लगता है जब वो पूरी टीम के साथ खेले, मगर इस बारी अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो पाया। और इस बारी क्या आपको लगता है कि जब ऐसा कभी होता है कि एक पूरी जैसे टीम ना क्वालिफाई कर पा रही हो तो क्या उनको ज्यादा इंकरेजमेंट मिलती है कि वो और मेहनत करें ताकि एटलीस्ट वो पेरिस के लिए आगे देखते हुए चीजों को सुधार पाएं और उसमें डेफिनेटली कर पाएं क्वालिफाई? मतलब टीम अगर क्वालिफाई, इस बार टीम क्वालिफाई होने का बहुत ज्यादा चांसेस ही था क्योंकि तीनों उसके साथ उसका टीममेट थी कोमोलिका बारी और अंकिता भगत, जो दोनों अच्छा काफी फॉर्म में थी। एवं आप देखेंगे क्वालिफाइंग राउंड के बाद ही पेरिस में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें वो लोग काफी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन जो मेन हम लोग का क्वालिफाइंग राउंड था कोलंबिया के साथ जो मैच था, हम लोग बहुत ही खराब स्कोर मार के हम लोग हार गए थे। जहां कोलंबिया जो स्टैंडर्ड स्कोर मारा था, हम लोग प्रैक्टिस में वैसे इतना खराब स्कोर भी कभी मारे नहीं है, उससे भी खराब स्कोर हम लोग मारे थे। तो टीम में अगर क्वालिफाई करते तो टीम में हम लोग का और एक चांस होता मेडल का, क्योंकि 2004 से जो हम लोग का टीम वुमेन्स टीम जो क्वालिफाई होना शुरू हुआ था, 2004 एथेंस, 2008 बेजिंग, 2012 लंदन एंड रियो, कंटिन्यू 4 ओलंपिक में हम लोग का वुमेन्स टीम था, बट मेंस टीम कभी हुआ कभी नहीं हुआ। तो उस जगह पर इस बार पहली बार जब 5वां ओलंपिक में आ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग का वुमेन्स टीम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो ये बहुत दुख की बात है जो हम लोग नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो हम लोग का एक मेडल का और एक चांस जो हम लोग था। मगर मेंस टीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी डोला मैम? मेंस टीम हैज क्वालिफाइड ऑफ कोर्स एंड इस वक्त उनके क्या चांसेस आपको लग रहे हैं आगे बढ़ते हुए? देखिए मेंस टीम भी काफी अच्छा किया है, लास्ट वर्ल्ड कप में मेडल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्रैक्टिस काफी अच्छा स्कोर कर रहा है,
जहाँ हाँ। पर तरुणदीप राय का भी 3rd ओलंपिक है, अतुल का 2nd ओलंपिक है। वो लोग ऑलरेडी वो लोग का मतलब पता है ओलंपिक कैसे होता है। परवीन का आपका 1st ओलंपिक है, बट वो ऑलरेडी मिक्स टीम में खेल चुका है, तो उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वो गेन किया, जो टीम मैच में कैसे होता है, कैसे प्रेशर आता है, बहुत क्या अच्छी बात है एक्चुअली। डोला मैम, मैं तो कहूंगा प्रवीण के लिए बहुत अच्छी बात हुई कि कहीं ना कहीं शुरू में ही उन्होंने चाहे हारे, दैट इज ओके, मगर एक बहुत जरूरी एक्सपीरियंस उन्होंने इमीडिएटली शायद गेन कर लिया होगा, जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रेपरेशन में। एकदम सही बोले आप सही बोले। वही वाला जो टीम में कैसे होता है, क्या प्रेशर होता है, पूरा चीज उसको थोड़ा जो 2 मैच खेला उसमें लेकिन मतलब लास्ट मैच में भी परवीन थोड़ा सा डरा हुआ था, बट वो अच्छा स्कोर मारा, ऐसे नहीं है खराब मारा। 1 एरो 6 लास्ट में चला गया। हवा थोड़ा ज्यादा था आई थिंक, उस टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चल रहा था, लेकिन 10-10-10-9-9-8 मतलब लगातार वो मारा। तो उस हिसाब से टीम मैच में उसको मतलब उसका कॉन्फिडेंस और बेटर रहेगा। ऑलरेडी एक बार खेल चुका है बोल के, जूनियर है, उसको देखिए मेरे ख्याल से जूनियर को फ्रीली मारना चाहिए। उसके पास तो हारने जीतने का कुछ है नहीं, क्योंकि इस ओलंपिक में उसका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस लेके नेक्स्ट ओलंपिक उसका ज्यादा ये होगा। अगर इसमें वो अपना फ्रीली मारे तो उसका बेस्ट वो दे पाएगा, जो टीम के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। आई जस्ट होप इस वक्त प्रवीण ये इंटरव्यू सुने आगे चलते हुए, और ये एडवाइस जो आप दे रहे हो बिल्कुल सही दे रहे हो, सटीक एडवाइस है डोला मैम। क्योंकि इससे क्या होता है कि एक यंग लड़के के कंधों पे वो प्रेशर खत्म हो जाता है, जिससे वो फ्रीली खेलता है। और जब कोई भी स्पोर्ट्समैन, कोई भी खिलाड़ी फ्रीली खेलता है, तो कई बारी वो कमाल कर देता है, बिल्कुल अचंभित कर देता है चीजों। तो अब दीपिका के लिए आपका क्या पॉइंटर होगा कि और किस हिसाब से, अगर सपोज डोला मैम आप इतनी सीनियर वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, अगर आप टीम के साथ ट्रैवल कर रही होती और ऐसी अगर इनिशियल आपने परफॉर्मेंस देखी होती जैसी दीपिका की रही है, तो आप आराम से उनको अकेले में अगर बिठा के समझाती, तो आप क्या कहती जिससे शायद उनकी पूरी जो गेम है या जो स्ट्रैटेजी है वो पलट जाती? दीपिका को अभी इस टाइम पे मतलब कुछ टीचिंग देने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो चुका है उसका। इतना मेडल जीत चुकी है, सेम टूर्नामेंट इतना खेल चुकी है। उसको सिर्फ उस टाइम में मुझे जितना लगता है, उस टाइम में उसको बहुत ज्यादा अपने आप को मेंटली कंट्रोल करना है, बहुत काम रहना है, कूल रहना है, करके उसको एक एक शॉट करना है। क्योंकि वो जितना अपने आप को नॉर्मल करके शूट कर पाएगी, वो अपना बेस्ट शूटिंग दे पाएगी। और बेस्ट शूटिंग अगर आपका हो जाए, एरो ऑटोमेटिकली आपका 10 लाइन के बाहर जा नहीं सकता। हम जितना तेज हो जाएंगे, हमारा हार्ट बीट उतना ज्यादा तेज हो जाएगा। उससे हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिकली शूटिंग के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। तो हम जितना कूल रहेंगे, उतना बॉडी टेम्परेचर बोलिए, बॉडी फीलिंग्स बोलिए, उतना नॉर्मल रहेगा। तो उसमें हमें शूटिंग करने में, शूटिंग हम इजी शॉट जो हमारा नॉर्मली जो शॉट होता है, जो हम लोग प्रैक्टिस में करके हम लोग 10 शॉट शूट करते हैं, तो वो शॉट उतना उसका ज्यादा आने लगेगा, उतना कर पाएगी। तो मुझे लगता है उसको मतलब टेक्निकली कोई फॉल्ट नहीं है, इक्विपमेंट का कोई फॉल्ट नहीं है, एक्सपीरियंस प्लेयर है। अभी सिर्फ उसको मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है और अपना शूटिंग को रिपीट करना है, और कुछ मतलब उसको सीखने के लिए अभी सिखा सकता है कोई। ठीक बात है। आपने जो कहा कि बेसिक्स क्लियर हैं, टेक्निक्स क्लियर हैं, वर्ल्ड नंबर 1 है, वर्ल्ड चैंपियन है, और कुछ नहीं, तो शायद उन्होंने सिर्फ अपने आप से ही बात करनी है और बोलना है, ये अपने आप को फिर से याद दिलाना है कि यार मैं वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी हूँ, मुझे सिंपल बेसिक्स पे काम करके देश के लिए वापस से एक मेडल लाना है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिकॉज यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसकी वजह से चीजें उस दिन मैच के टाइम पे, उस वक्त लम्हे पे बदल जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। डोला मैम, मैं ऑफ कोर्स आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अगर पूरे भारतीय खेमे को, कंटिजेंट को जो टोक्यो 2020 ओलंपिक्स के लिए गया है, उनके लिए कोई आपका स्पेशल संदेश, मैं मिठाई की बात नहीं कर रहा था, मैसेज की बात कर रहा था तो कोई स्पेशल आपका मैसेज हो पूरी टीम के लिए? ऑलरेडी देखिए सेकेंड मतलब ओपनिंग का नेक्स्ट डे पहली बार हम लोग का मेडल आ चुका है मीरा भाई चानू का हाथ से, जिसके मुझे लगता है पूरा
इंडियन कॉन्टिजेंट को ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंट गेन हो गया है जे हम भी कुछ कर सकते हैं और जोश में आ गया सभी जे हमें भी नेक्स्ट इवेंट में हमें अपना बेस्ट देना है, 100% देना है। तो अपना जो भी है इस बार जितना भी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ प्लेयर इस बार पार्टिसिपेट करने के लिए गया हुआ है टोक्यो ओलंपिक में, जहाँ पर मुझे लगता है सभी अपना अपना जब, क्योंकि ओलंपिक एक ऐसे स्टेज है जहाँ आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो इंडियन टीम आपको भेज नहीं सकता है, आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। मतलब हम क्वालिफाई किया है, मतलब मेरा अंदर उतना पोटेंशियल है, हम उस टाइम पे क्वालिफाइंग राउंड में हम उतना स्कोर या अपना जो मार्क्स दिया जाता है ओलंपिक कमेटी से, तो हम वो फुलफिल किए बोल के ही हम क्वालिफाई हुए हैं। मतलब मैं ऐसे मुझे कोई भेजा नहीं है, तो मेरा अंदर उतना पोटेंशियल है, मैं उतना कर सकती हूँ। तो मुझे सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना है कि मैं कर सकती हूँ, मैं जाके सबको हरा सकती हूँ। तो अगर एक चीज मेरे अंदर रहे और मैं अपना पूरा 100% एफर्ट अगर मैं दे पाऊँ उस जगह पर जाके उस टाइम में, तो मुझे लगता है मेडल हम जीत सकते हैं। कौन सा कलर इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ मेडल ही इंडिया का ज्यादा हो जाए तो कम से कम हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल सब प्लेयर का धीरे धीरे आते रहेगा, नेक्स्ट जनरेशन भी बोलेगा हम लोग मेडल जीत सकते हैं, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग का मेडल का टैली में अपना नाम अभी तक एंट्री कर चुके हैं, तो हमें सिर्फ अपना इवेंट में 100% देना है, कॉन्फिडेंस करना है, तो ऑटोमेटिकली मेडल आएगा। वाह, क्या बात कही आपने डोला मैम, क्या बात कही कि ओवरऑल सिचुएशन में सिर्फ हमने अपने हुनर पे भरोसा रखना है, ऊपर वाले से प्रार्थना करनी है और सिर्फ जोश से दम लगा देना है, मेडल कहाँ जाएगा, आएगा जरूर। तो वेल डोला मैम, एक और चीज अगर आप सब लोग जो देख रहे हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि डोला मैम जो हैं वो शान और सगारिका की कजिन है। और मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता था डोला मैम आपसे कि आपका जो गाना है, उनका कोई सा भी एक गाना जो आपका फेवरेट हो, कौन सा गाना है, शान का हो या सगारिका का हो, कौन सा गाना आपको बहुत अच्छा लगता है? पक्का होगा तो सही, फेवरेट तो होगा। बहुत सारा गाना है, तो गाना पड़ेगा गाना। नहीं देखो, कई बारी क्या होता है ना डोला मैम, याद करने के लिए ना आदमी गा के बोल देता है, तो मैं भी आपसे वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप गाओगे थोड़ा सा तो याद आ जाएगा, थोड़ा सा भी अगर आप गुनगुना लोगे तो शायद आपको याद आ जाएगा। मैं प्रिपेयर भी नहीं थी इसके बारे में। अरे डोला मैम, आपका कोई सा भी फेवरेट गाना, चाहे बांग्ला में हो, मुझे अब बांग्ला आती है थोड़ी बहुत, आपने कोई गाना करो, भैया का गाना। हाँ हाँ, व्हाई नॉट डोला मैम। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अरे वाह डोला मैम, किसको पता था कि आप में इतना छुपा हुआ टैलेंट है, आपकी आवाज बिल्कुल जिसे कहते हैं शहद जैसी है, कमाल है। एंड मैं ऑफ कोर्स बोलना चाहूंगी, मैं मतलब पहला मैं जब मैं तो छोटे में मेरा घर में, मतलब मेरा मामा घर साइड में मतलब सब गाने का बहुत ये है, तो मेरा मम्मी पहले मुझे स्टडी के साथ साथ गाना ही सिखाई थी। सेकेंड ईयर तक मैं क्लासिकल सिंगर, क्लासिकल के लिए मैं एग्जाम भी दी हूँ। उसके बाद मेरा आर्चरी में इतना धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट आने लगा, तो मैं फिर स्पोर्ट्स में डाइवर्ट हो गया। तब सिर्फ स्टडी और स्पोर्ट्स, गाना धीरे धीरे मेरा बंद हो गया, क्योंकि कैंप में जाना, फिर धूप में रहना करके फिर गाना उतना मेंटेन नहीं कर पाई। तो गाना साथ में वो सेकेंड ईयर तक ही चला, उसके बाद और कंटिन्यू कर नहीं पाई, तो फिर स्पोर्ट्स में पूरी टाइम देना शुरू कर दी। इसलिए गाने का थोड़ा सा है, लेकिन उतना अभी गाती नहीं। बहुत ही ज्यादा सुंदर आवाज है, और मुझे अब थोड़ा सा रहस्य समझ आ गया डोला मैम कि आपका तीर जो है वो हर बारी वो 10 वाले निशाने पे कैसे लगता होगा। मुझे लगता है कि जब आप अकेले खड़े होके तैयार होती हैं तो आप गुनगुना रही होती हैं, तो तीर को भी इतना अच्छा लगता है आपकी आवाज कि वो लहराता हुआ निकल जाता है, हवा को काटते हुए 10 पे पहुंचता है। कमाल किया है आपने। और ऑफ कोर्स आपने जो ये गाना गाया बिल्कुल सही है, सटीक है, क्योंकि ये गाना ऐसा है जो आपकी लेगेसी के बारे में बात करता है कि चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, मुझे अलविदा ना कहना है। और ऑफ कोर्स तीरंदाजी की जो पूरी टीम है,
पूरी हिस्ट्री और इतिहास आपने रचा है, वो आपको कभी अलविदा नहीं कह सकता रोना मैम। सो इट इज़ अ ट्रू ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and this is wishing of course the Indian contingent and the Indian archery team at the Tokyo Olympics all the best from a very special, a very beautiful and an amazing singer, archer, extremely talented Dola Banerjee ma'am. And of course हमारी ये ओलंपिक कहानी चलती रहेगी और हम आपके लिए हर रोज एक नया स्पोर्ट, एक नया खेल लेके आएंगे जिसका रहस्य हम आपके सामने खोलेंगे, जिससे शायद आप प्रोत्साहित होंगे और सपोर्ट करेंगे उन खिलाड़ियों को जो वहां पे जी जान लगा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स भूलिएगा मत, ये है पावर्ड बाय स्पोर्ट्स अड्डा, द ओलंपिक स्टोरी।